नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके माको में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमारी चल रही है। तो इसी में हम लोग जो है नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी तक हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, 3100 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम लोग जो है 3200 को देखेंगे। ये सीरीज़ जो है आपकी कंटिन्यू जब तक कि DSSB का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है लाइब्रेरियन का, तब तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी सीरीज़। तो चैनल पे अधिक से अधिक जुड़ें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है, पुस्तकों का समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है, यह कथन किस विद्वान का है? तो मार्गरेट मान का है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 9 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है तो विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या। अगला प्रश्न है, किसी समूह को कृत्रिम अंकों द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों को क्रम संख्या की कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है, यह कथन किस विद्वान का है? तो SR रंगनाथन का है। अगला प्रश्न है, सभी समान विषय पर लिखी हुई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना पुस्तकालय वर्गीकरण है, यह कथन किस विद्वान का है? तो चार्ल्स एमी कटर का है। अगला प्रश्न है, पुस्तक के विशिष्ट विषयों के नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण की यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो SR रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के संबंध में मातृ देश क्या होता है? तो पुस्तकालय जिस देश में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, अवशेष विधि का संबंध किससे है? तो वर्गीकरण व्यक्तित्व पक्ष से है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के बीच सूची में किसी विशिष्ट की अन्य प्रविष्टियों के बीच एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है, कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो क्रमांक संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक के पते की तरह है और यह पता करता है कि पुस्तकालय में वह पुस्तक कहाँ है? तो क्रमांक संख्या या कॉल नंबर। अगला प्रश्न है, क्रमांक संरचना या कॉल नंबर के कितने भाग या तत्व होते हैं? तो 3। अगला प्रश्न है, क्रमांक संख्या या कॉल नंबर किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो वर्गांक, बुक नंबर, संग्रहांक, ये 3 से बनता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में क्रमांक संख्या का अर्थ क्या होता है? तो बुक नंबर, क्लास नंबर। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकों को क्या कहा जाता है? तो वर्गांक। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक का वर्गांक विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है को क्या कहा जाता है? तो वर्गांक। अगला प्रश्न है, वर्गांक या क्लास नंबर का निर्माण कौन करता है? तो वर्गाकार करता है। अगला प्रश्न है, एक लाइब्रेरी में एक ही विषय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जिनकी वर्ग संख्या भी समान होती है, इस कारण उनको पहचान करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किस नंबर की व्यवस्था की गई है? तो ग्रंथांक या बुक नंबर की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो वर्गाचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकों के वर्गीकरण की विधि किसने खोजी? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की भाषा किस प्रकार की होती है? तो कृत्रिम भाषा। अगला प्रश्न है, निधानी पर पुस्तक व्यवस्थापन की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो विषय अनुसार व्यवस्थापन। अगला प्रश्न है, बिस्को टाइम नंबर किसने दिया था? तो WS बिस्को ने। अगला प्रश्न है, बिस्को टाइम नंबर की शुरुआत WS बिस्को ने की थी तो 1885 में। अगला प्रश्न है, बिस्को टाइम नंबर में किसके बारे में जानकारी होती है? तो पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष के बारे में। अगला प्रश्न है, लेखक के उपनाम के प्रथम 3 अक्षरों के आधार पर बुक नंबर निर्मित करने की पद्धति किसकी है? तो चार्ल्स एमी कटर की। अगला प्रश्न है, कटर बुक नंबर का आधार क्या है? तो लेखक के
कुल नाम के प्रथम 3 अक्षर। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के कलेक्शन नंबर को कैसे दर्शाया जाता है? तो रोमन कैपिटल से। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में दुर्लभ प्राप्त पुस्तक को कैसे दर्शाया जाता है? तो आरबी से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में असाधारण आकार की पुस्तकों के संग्रहण नंबर कैसे दर्शाया जाता है? तो ऊपर से ऊपर व नीचे अंडरलाइन करके। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में जो पुस्तकें जीर्णावस्था में होती हैं उसके कलेक्शन नंबर को कैसे दर्शाया जाता है? तो सर्किल करके या वितरांकित करके। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में जो पुस्तकें बड़े आकार की होती हैं उसके कलेक्शन को कैसे दर्शाया जाता है? तो ओवरलाइन करके, है ना, ओवरलाइन करके। अगला प्रश्न है, अपूपा प्रणाली का संबंध किससे है? तो पुस्तक वर्गीकरण से। अगला प्रश्न है, किसने सहायक अनुक्रम व्यवस्था को अपूपा व्यवस्था की संज्ञा दी है? तो ऐसा रंगनाथन। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो जो है 1983 में। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत, माफ कीजिए, कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पीएन कोला। अगला प्रश्न है, पीएन कोला कहाँ के लाइब्रेरियन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम सचिव कौन थे? तो एम गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कितनी प्रजातियां प्रचलित हैं? 2। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो परिगणनात्मक और पक्षात्मक। अगला प्रश्न है, पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंकन किसने किया था? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी का पूरा नाम क्या था? तो मेलविस लुइस कोथुस डेवी। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी ने सबसे पहले किस कॉलेज में सहायक के रूप में कार्य किया? तो एम्स हर्ट कॉलेज में। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने? तो 1883 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ISBN में कितने अंक होते हैं? दोस्तों, ISBN का मुझे पूरा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 13 अंक होते हैं। और जो है 2006 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 2006 दिसंबर तक यह कितने अंकों का होता था? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, रॉयल लाइब्रेरी किस देश का पुस्तकालय है? तो नीदरलैंड का। अगला प्रश्न है, बी स्पीकिंग पद किससे संबंधित है? तो पुस्तक आरक्षण से। अगला प्रश्न है, थिसारिस फैसट का विचार किसने किया था? तो जीन एक्टविंस ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार इंटरनेट का आविष्कार किसे कहा जाता है? तो विटेन कर्फ को। अगला प्रश्न है, चमड़े का उपयोग जल्दसाजी की सामग्री के रूप में होता है जिसमें सबसे मजबूत चमड़ा किसका होता है? तो सूअर का होता है। अगला प्रश्न है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1974 में। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, IPR दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल से। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो INB। अगला प्रश्न है, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाएगी? 1984 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल लॉकर पोर्टल योजना महत्वपूर्ण कागजातों और प्रलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कब शुरू की गई? 2016 में। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है, कोमला की स्थापना कब हुई थी? तो कोमला की स्थापना जो है 21 से 24 नवंबर 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कोमला का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो किंगस्टन, जमैका में। अगला प्रश्न है, भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुस्तकालय के लिए किस भारतीय लाइब्रेरियन नियुक्त किया था? तो अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, CCF की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कितने तरह के 10 संबंधों का वर्णन किया गया है? तो 6। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेशनल मिशन लाइब्रेरी को कितने राज्यों ने स्वीकार कर लिया है?
तो 22 राज्यों ने स्वीकार कर लिया। नेशनल लाइब्रेरी मिशन है, कितने राज्य में पारित हुआ ये नहीं है, राज्य अभी 19 ही हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है PLA किसका अनुभाग है, तो ALA का है। अगला प्रश्न है चॉइस का प्रकाशन कौन करता है, तो ALA करता है। अगला प्रश्न है हर पाठक का अपना पुस्तकालय हो, पुस्तकालय विज्ञान के इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो कुरोनेन ने तथा पकरेन ने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद सेंटर कहाँ स्थित है, तो डेल्फ में है। अगला प्रश्न है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो शिकागो से। अगला प्रश्न है यूरोपियन अनुवाद केंद्र द्वारा वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो 1978 से। अगला प्रश्न है अनुवाद बैंक की स्थापना के लिए सुझाव निम्न में से किसने दिया था, तो रंगनाथन महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न है फैक्ट ऑन फाइल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है ज्ञान में संचार का रेखीय मॉडल जो अरस्तु के संचार मॉडल पर आधारित है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो सेनन और बीवर के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया, तो सैम पेट्रोदा के, जिसका जो है समाप्त कर दिया गया है अभी। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है, अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका की अवधि क्या है, तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न देखते हैं ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका का किस रूप में प्रकाशन होता है, तो प्रिंट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो निस्कियर या इंसडॉक करता है। अगला प्रश्न है नासडॉक ऑफ लाइब्रेरी पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1974 से। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, दिल्ली से। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी पत्रिका की अवधि क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो ILA करता है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1965 से। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है, अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन कहाँ से प्रकाशित होती है, तो दिल्ली से। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका की अवधि क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका का नाम परिवर्तित करके जिला कब कर दिया गया, तो 2011 में। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका का पूरा नाम क्या है, तो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन कौन करता है, तो DLA करता है। अगला प्रश्न लाइब्रेरी हेराल्ड कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1958 से। अगला प्रश्न लाइब्रेरी हेराल्ड का संपादक कौन है, तो PN कोला। अगला प्रश्न लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित हो रही है, तो दिल्ली से। अगला प्रश्न हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस की पत्रिका है, तो PN कोला की। अगला प्रश्न है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1962 से। अगला प्रश्न है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है, तो दिल्ली से। अगला प्रश्न है एमरोल्ड कहाँ से प्रकाशित होती है, तो UK से होती है। अगला प्रश्न है एमरोल्ड क्या है, तो फुल टेक्स्ट डेटाबेस। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए नॉन स्टॉप। आई होप कि मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया, आपने समय दिया, उसके लिए आप सभी आभारी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।